ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब आप नीट या जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का दिख जाएगा। अगर आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो SN1 SN2 से क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब यूज कहीं ना कहीं इस चैप्टर का आना है भाई, ये कंफर्म बात है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म यार एक टाइप की रिलेशनशिप होती है। एक टाइप की क्या होती है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जानते हो ना तुम यार? ठीक है, मुझसे अच्छा बेहतर जानते होगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं कि अब ये रिलेशनशिप भी दो टाइप की होती है। एक पहला टाइप होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड टाइप होता है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो टाइप की आइसोमेरिज्म हमारे पास है, एक स्ट्रक्चरल है और दूसरा स्टीरियो है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई? सेम है। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है भाई वो क्या आने वाला है? डिफरेंट आने वाला है। तो ऐसे कंपाउंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप लगेगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नॉर्मल सी बात है यार, रिलेशनशिप देख रहे हो तो रिलेशनशिप तो यार दो या दो से ज्यादा के बीच में हो सकती है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा। अब वो दो से ज्यादा बना है तो वो तो उसकी चॉइस है भाई। ठीक है, लेकिन मिनिमम दो तो होने चाहिए यार। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है, तो वो एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे कि ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। जैसे कि एग्जांपल समझो C3H7Cl। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का है C3H7Cl। अब यहां पर देखो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। किस तरह से? पहला स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो सकता है यार, CH3CH2Cl। ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा कैसा हो सकता है? दूसरा ऐसा हो सकता है कि CH3CH यहां Cl और यहां पर आपका CH3। तो अब यहां पर आप देख रहे हो यार कि ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग अलग आ रहा है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। क्या अंतर है कि यहां पर जो Cl है यार वो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है और यहां पर जो Cl है वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। मतलब इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। मतलब ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे कि ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे? ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H7Cl, जो कि सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे कि ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं भाई। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे, जैसे कि अपन ने अभी ये देख लिया है। तो पहली रिलेशनशिप ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब दूसरी रिलेशनशिप होती है भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या लोचा है भाई। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है? दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। याद रखना है कि यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट था। स्टीरियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। यार कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती हैं? तो कौन सी प्रॉपर्टी? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में,
ग्रुप्स या एटम का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो अलग अलग आता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेशल जो अरेंजमेंट होता है एटम्स या ग्रुप का वो अलग अलग होता है, जिनकी वजह से इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। बायो वालों तुम तो जानते हो ना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो वो डिफरेंट हो जाती है। क्यों डिफरेंट हो रही है? क्योंकि इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है स्पेस में, जो अरेंजमेंट है एटम या ग्रुप्स का वो अलग अलग है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, तो वही है मतलब। ठीक है, तो यही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है। देखने में ऐसे लगेंगे कि भाई दोनों एक ही हैं क्या? नहीं, बोल रहे होंगे कि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। क्यों है भाई? क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स या एटम का स्पेस में वो अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या समझा या स्ट्रक्चर में क्या समझा उसकी बात करते हैं कि स्ट्रक्चर का सिंपल सा लॉजिक है, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? अलग अलग हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में एटम या ग्रुप्स का वो क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, जिनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी तक आइसोमेरिज्म दो टाइप का, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। अब जो मेन हमारे काम का है यार, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है स्टीरियो। तो पहले अपन स्टीरियो की बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे। स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। याद रखना है, अब स्ट्रक्चरल को अपन ने छोड़ दिया है, अब अपन सिर्फ स्टीरियो पर फोकस कर रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो फॉर्म्ड होते हैं यार ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण फॉर्म होते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे भाई फॉर्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जानते हो यार? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जैसे कि यहां पर इस एक सिंगल बॉन्ड को समझो, यहां पर एक एटम लगा हुआ है तो ये घूम सकता है, इस बॉन्ड के अलोंग क्या हो सकता है? घूम सकता है यार, घूम सकता है। ये फ्री रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आपने एक और बॉन्ड लगा दिया यहां पर, तो यहां पर क्या हो गया कि ये जो एटम होगा ये क्या हो गया यार? रेस्ट्रिक्टेड हो गया कि ज्यादा घूम नहीं पा रहा, अगर ज्यादा घूमेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और जो आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन के कारण ये फॉर्म होते हैं, फ्री रोटेशन के कारण ये फॉर्म होते हैं भाई। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बन रहे हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर जो कि फ्री रोटेशन से बन रहे हैं। एक पॉइंट और आता है यार कि ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं ना, उन्हें आप रूम टेम्परेचर पर सेपरेट कर सकते हो, मतलब एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हो। लेकिन जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उन्हें रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर ये क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल हो रहे हैं। तो याद रखना है कि कन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हो एट रूम टेम्परेचर, सेपरेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आप इन्हें सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, और कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स को आप बात करें तो कैन नॉट बी सेपरेटेड, at room temperature because मैं because ऐसा लिखता हूं BECOZ, ठीक है, तो आप समझ लेना। ठीक है, तो because they are interconvertible, ठीक है। तो अभी तक की कहानी क्या है? अभी तक की कहानी यह है कि आइसोमेरिज्म दो, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो की बात करें तो दो, कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल। अब अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है, किस टाइप के होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उन सब की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट यार हमारे पास है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स
क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अपन ने देख लिया कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो होते हैं यार वो दो टाइप के होते हैं। पहला है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। दो टाइप के होते हैं कॉन्फिगरेशनल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप जीआई के नाम से भी जानते हो यार, ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को आप ओआई के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं ये फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और ये जो आपके ओआई हैं ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज के कारण। अब ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या है, जैसे जब अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे वहां पर अपन इसे डिस्कस करेंगे कि नॉन सुपर इंपोजेबल या सुपर इंपोजेबल होता क्या है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जीआई बन रहे हैं और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज के कारण आपका ओआई फॉर्म्ड होते हैं यार, ठीक है। अब इनको देखो, कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बेसिकली हैं क्या, या अपन उसे कितनी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप समझें कि आपके पास एक एग्जांपल देता हूं मैं, C4H8, ठीक है, C4H8 इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है भाई, इसका लेते हैं C4H8, ठीक है, ब्यूटीन है हमारे पास ये, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो सकता है इसका कि CH3, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड CH और यहां पर आपका CH3, ठीक है। TS का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकती है, कैसे कि पहली कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो सकती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, आपका एक CH3 यहां पर, ठीक है, और आपका एक H यहां पर, आपका एक CH3 यहां पर, आपका एक H यहां पर। तो ये क्या है भाई, एक ये हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। ये मेनली आप अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका सिस है, दो सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, या CH3 के रेस्पेक्ट में भी दे सकते हो, H के रेस्पेक्ट में भी दे सकते हो। ये क्या है कि ट्रांस है कि दो सेम ग्रुप जो हैं यहाँ पर दो सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, या दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड यहाँ पर, या H के रेस्पेक्ट में देखोगे तो H के रेस्पेक्ट में भी ये आ रहा है कि दो सेम ग्रुप सेम साइड सिस, और ये क्या है ट्रांस, मतलब ये सिस 2 ब्यूटीन है और ये क्या है ट्रांस 2 ब्यूटीन है। अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुए, अब इन दोनों की अगर थोड़ी सी बात करो यार, इन दोनों को अगर थोड़ा सा अलग अलग करके देखें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C4H8। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C4H8। इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहेगा कि ये भाई, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का ये रहेगा, लेकिन इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग है भाई। यहां पर क्या आ रहा है, दो CH3 सेम साइड आ रहा है, यहां पर दो CH3 अपोजिट साइड आ रहा है, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग हो गई। अगर वो अलग अलग हो गई तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होंगे भाई। मतलब ये रिलेशनशिप क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है, मतलब ये रिलेशनशिप का नाम है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गई। तो सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन आर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं। इस रिलेशनशिप को नाम दिया है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन की अभी तक अपन ने क्या क्या बात करी, या स्टीरियो में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। स्टीरियो की बात करें, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है एटम या ग्रुप्स का स्पेस में वो अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशनल कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होते हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, व्हाइल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर फॉर्म ड्यू टू फ्री रोटेशन। कॉन्फ़िगरेशन की बात करी तो कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप के, GI और OI, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अलग अलग आती है, इनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमर्स को एक दूसरे के क्या बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां पर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन सब सीक्वेंस में, कि अगर आपको पहला टॉपिक आएगा तो एंड का टॉपिक आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं यार कि शुरू की 2 मिनट देखेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो सोचते हैं कि यार ये समझ नहीं आएगा। अरे पूरा सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीक्वेंस से पढ़ा तो बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर पाएंगे। अगर आपने सीक्वेंस नहीं पढ़ा कि भाई आज एक वीडियो देख लिया, ठीक है, फिर 15 दिन बाद देख लिया, ठीक है, तो इसमें थोड़ी फील है, कंटिन्यूस थोड़ी है ये फिर चीज, ठीक है। मतलब यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप छोड़ छोड़ कर पढ़ोगे। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी, तो आपको मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं नीट और जेईई में भाई, क्योंकि सीक्वेंस आएगा तो समझ आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। मतलब इसका लॉजिक क्या होता है। आपको आइसोमेरिज्म अच्छे से आता है, आपको GOC1 आता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको GOC2 बहुत रफ्तार से खेल जाओगे उसके साथ, क्योंकि इन दोनों का ही तो जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर तुम पढ़ोगे, जो भी नॉलेज यहां से लोगे, वो वहीं पर काम आएगा, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है यार, ऐसा नहीं कि मतलब आज एक लेक्चर देख लिया तो फिर भाई बाद में देखेंगे, अभी तो और कोई काम कर लेते ना, ऐसा नहीं होगा भाई। अगर स्कोर करना है, नॉर्मल सी बात है, ज्यादातर बच्चों को डर किससे लगता है कि डर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डर को भगाना है तो उसे भर भर के पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। डर से लड़ना है तो एक ही तरीका है कि भाई अड़ जाओ, ठीक है, अड़ जाओ कि भाई ये रहेगा कि मैं, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।